अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी गुजर गई खाते खाते, लेकिन खाना हम आज भी इसी तरह खाते हैं कि जैसे इससे पहले कभी मिला नहीं था और इसके बाद कभी मिलेगा नहीं। खाना देखकर हम दिमाग को किसी टोपी की तरह सर से उतार कर साइड में रख देते हैं, क्योंकि खाते वक्त हमें किसी किस्म की रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं। दिमाग होगा तो वो तंबीह करेगा कि शुगर बढ़ जाएगी या बीपी हाई हो जाएगा, पेट और बाहर निकल आएगा, या इसी किस्म के कुछ और वाहियात ख्यालात जिनकी वजह से हमें थोड़ा हल्का हाथ रखना पड़े, वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। हमारी समझ में नहीं आता कि दिमाग को ये तमाम फालतू ख्यालात खाने के वक्त ही क्यों आते हैं। इसलिए बेहतर है कि खाते वक्त इसको दूर ही रखा जाए। लोग पेट भर कर खाना खाते हैं और हम दिल भर कर। बस यही बुनियादी फ़र्क है हम में और एक आम आदमी में। अब दिल और दिमाग के तसादुम में हार ज़्यादातर दिमाग की ही होती है, तो इसमें हमारा कसूर बताइए कि क्या है। जब दिमाग को बालाए ताक रख दिया जाए तो फेफड़े हमें ये बताते हैं कि डाइनिंग टेबल की कुर्सी से कब उठना है। खाते खाते आखिरकार जगह की तंगी की वजह से मैदे को फेफड़ों से दरख्वास्त करनी पड़ती है कि भैया थोड़ा सा ऊपर को सरक लो। मजबूरन फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सांस उखड़ने लगती है, और जब ऐसा महसूस होने लगता है कि अगला निवाला सीधा सांस की नाली में जाकर अटकेगा और सांस रुक जाएगी, तो मजबूरन दिल पर पत्थर रखकर हम अपना हाथ रोक ही लेते हैं। हमें शिकायत है कि पेट की गुंजाइश इतनी कम क्यों है और मैदे के खाना हजम करने की इतनी रफ्तार सुस्त क्यों। इतनी तरक्की कर रही है मेडिकल साइंस, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि मैदे में हाई स्पीड मोटर्स लगा दी जाएं जिससे खाना जल्दी हजम हो, या डिस्पोजेबल कंटेनर्स हों कि जहां भरा इसे निकाल कर फेंक दिया और दूसरा खाली लगा लिया। आपको मेरी बात बकवास ज़रूर लग रही होगी, लेकिन जो आज की फिक्शन है वो कल की हकीकत। इसलिए आपके लिए मेरी बात को हल्का लेना शायद इतना मुनासिब ना हो। क्या कितना ही अच्छा हो जाएगा, जितना चाहे खाओ और खाते चले जाओ। खाना खाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। हम जिंदगी का हर काम खाना खाने से शुरू करना चाहते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा करते भी हैं। जब हमने बुक शॉप खोली थी और उसके लिए माल लेने बोल्टन मार्केट जाया करते थे, तो पहले गौसिया के मुर्ग छोले, तो कभी साबरी की नहारी, तो कभी वहीद के कबाब पराठे से ख़रीदारी शुरू किया करते थे। यह और बात है कि उसके बाद दूसरी ख़रीदारी करनी तबीयत के भारीपन की वजह से काफ़ी मुश्किल हो जाती थी। खाना तो हमने जब भी खाया था जनाब, और तबीयत से खाया था जब हमारी वाली किसी और की होली थी और सफारी पार्क में फूट फूट कर रोने के बाद हमने अपने दो दोस्त शब्बर और शकूर के साथ 50 वाली चिकन बिरयानी खाई थी। हमारा मशवरा है कि शादी ब्याह की तकरीबात में निकाह वगैरह की रस्म के बाद निकाह वगैरह की रस्म बाद में होनी चाहिए, पहले खाना खिला देना चाहिए, वरना कुछ भी होता रहे आने वाले कोई दिलचस्पी नहीं लेते। वो इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि आखिर खाना कब खुलेगा। सारे लोग एक दूसरे से खुश अखलाकी से मिलने की अदाकारी कर रहे होते हैं, जबकि दिमाग में यही चल रहा होता है कि खाना कब खुलेगा। मर्दों की टेबल पर लोग देर से खाना खुलने का गुस्सा सियासी गुफ्तगू के दौरान नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान को गालियां देकर निकालते हैं, और ख़वातीन की टेबल पर दूसरी टेबल पर बैठी नंदों, भाभीयों और बहुओं की बुराइयां निकालकर। इसलिए हमारा मशवरा है कि खाना पहले ही सर्व कर देना चाहिए। ये और बात है कि इससे ये ख़तरा दरपेश है कि खाने के बाद पिंडाल ही खाली हो जाए और सिर्फ दूल्हा दुल्हन बैठे रह जाए।
ہمارے ایک ماموزاد بھائی ہیں جاوید، وہ نہ جانے کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ دنیا کی کوئی نعمت آگے رکھ دو، بہت تھوڑا سا ہی کھا کر اللہ کا شکر ادا کر دیتے ہیں۔ ایک دن ہمیں کھاتا دیکھ کر بولے، بس کرو رضا بھائی، چھڑ ٹوٹ جائے گی۔ میں نے پوچھا یہ چھڑ کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ محرم کے علم کے بانس کو چھڑ کہتے ہیں۔ اگر علم پر بہت زیادہ پھولوں کے ہار ڈال دیے جائیں تو اس کی چھڑ بعض اوقات اچانک بیچ سے ٹوٹ جاتی۔ پھر ان کا اشارہ ہماری سمجھ میں آیا کہ وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی کی بات کر رہے ہیں کہ وزن سے کہیں وہ دو ٹکڑے نہ ہو جائے۔ لیکن ریڑھ کی ہڈی بھی خدا نے بڑی غضب کی چیز بنائی ہے۔ اگر چائنا والے بناتے تو لوگ جگہ جگہ ٹوٹے پڑے ہوتے۔ نتیجتاً ایدھی اور چھیپا کی ایمبولنسز کم پڑ جاتی، کیونکہ ہر تیسرا آدمی کھا کھا کر دوہرا ہوا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد ٹہلنا چاہیے، ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس بات پر ضرور ہے کہ ٹہلنے کے لیے کھڑا ہونا کیوں ضروری ہے؟ لیٹ کر چلنے کی بھی کوئی صورت، کوئی طریقہ ہونا چاہیے تھا۔ جہاں اٹھنا ہی محال ہو، وہاں چلنے کا سوال کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ دوپہر کے کھانے کے بعد جب قیلولہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے تو رات کو ٹہلنے کا کیوں؟ ہمیں لوگوں کی یہ تضاد بیانی بہت بری لگتی ہے۔ پچھلے دنوں ساؤتھ افریقہ کے ایک پادری نے جیزس کرائسٹ کا 40 سال کا دن کا بھوکا رہنے کا ریکارڈ توڑنے کے لیے 30 دن بعد جان دے دی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ بھوک ہڑتال پر چلے جاتے ہیں، لوگ کئی کئی دن بھوکے رہ لیتے ہیں اور مرتے نہیں۔ اور اگر ہمیں صرف یہ اطلاع مل جائے کہ کچھ دن بھوکا رہنا پڑے گا تو ہم صدمے سے پہلے ہی گھنٹے جان دے دیں۔ ہمیں یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں کہ ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جینے کے لیے کھاتے ہیں، وہ زیادہ تر جھوٹ بولتے ہیں۔ شکریہ بہت بہت۔